तो आइए आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज का हमारा यह 5वां प्रैक्टिस होगा। पहला प्रश्न है, भारत में सिलिकॉन घाटी या सिलिकॉन वैली कहे तो सेम आंसर होगा इसका, याद रखिएगा। भारत में सिलिकॉन घाटी कहे या सिलिकॉन वैली कहे, ठीक है। वैली VALLEY, वैली मतलब घाटी होता है, ठीक है। तो कभी कभी हिंदी में इसको सिलिकॉन वैली लिख देता है। तो भारत में सिलिकॉन घाटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा बेंगलोर को। किसको जाना जाता है? बेंगलोर को जाना जाता है। तो बताइए कि बेंगलोर किसकी राजधानी है? कर्नाटक की राजधानी। बेंगलोर किसकी राजधानी है? और हैदराबाद किसकी राजधानी है? आंध्र प्रदेश की। वहीं अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की। और चेन्नई किसकी राजधानी है? तमिलनाडु की। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, इंडिया टुडे का संपादक कौन है? ठीक है, इंडिया टुडे का जो संपादक है, संपादक के बारे में पूछा जा रहा है, अरुण पुरी है। कौन है? इंडिया टुडे का संपादक कौन है? तो अरुण पुरी है, ठीक है। इसका है आपको लिनक्स। आपका अगला प्रश्न है, लिनक्स क्या है? तो देखिए लिनक्स जो है वह एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। याद रखिएगा कि लिनक्स जो है वो क्या है? तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। बताइए लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। फिर अगर हम बात करें अगले प्रश्न पर, रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? तो याद रखिएगा रामेश्वरम जो है बैक के क्लास में ही फाउंडेशन बैच में पढ़ाए थे। रामेश्वर आपको तमिलनाडु का हिस्सा। और बताएंगे आप लोग कि तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। वहीं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, पोखरण द्वितीय परीक्षण कब किया गया? ठीक है, पोखरण द्वितीय का परीक्षण जो है 11 मई 1998 ईस्वी को किया गया। कब किया गया है? 11 मई 1998 ईस्वी को। पोखरण द्वितीय का परीक्षण कब किया गया है? 11 मई 1998 ईस्वी को। आपका अगला प्रश्न है, 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश है ना, 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो याद रखिएगा 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश हम लोग फाउंडेशन बैच में पढ़े थे। तो इसके 5 शिलालेख जो है वो कहाँ पर मिले हैं? तो महाराष्ट्र में, है ना। राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई है। वहीं अगर हम बात करें ग्रांड केनियन क्या है? तो देखिए ग्रांड केनियन जो है एक खड्ड है। क्या है? एक खड्ड है। ग्रांड केनियन क्या है? तो एक खड्ड है। तो ग्रांड केनियन जो है वो क्या है? तो एक खड्ड है, ठीक है, याद रखिएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। चलिए, लिखा है कि किसी स्थान का मानक समय, जिसको अंग्रेजी में हम लोग स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। मानक समय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड टाइम। तो मानक समय निर्धारित करने का जो आधार होता है वो क्या होता है? तो देशांतर रेखा, जिसको अंग्रेजी में हम लोग लॉन्गिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो बताएंगे कि किसी स्थान का मानक समय जो निर्धारित करने का आधार होता है वो क्या होता है? तो देशांतर रेखा होता है। आपका अगला प्रश्न है, बोडो जो है वह निवासी है, यानी कि बोडो एक जनजाति का नाम है। यह कहाँ का निवासी है? तो गारो पहाड़ी का। कहाँ का निवासी है? गारो पहाड़ी का निवासी है। बात करते हैं हम लोग पनामा नहर के बारे में। देखिए पनामा नहर जो है कहता है कि पनामा नहर जोड़ती है, मतलब कि पनामा नहर किस किस को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और आंध्र महासागर को। किसको जोड़ती है? प्रशांत महासागर और आंध्र महासागर को। और इसका आंसर अगर ये नहीं रहे तो अपड़ा भी याद रखिएगा, यानी कि अटलांटिक महासागर को और प्रशांत महासागर को। किसको? अटलांटिक महासागर को और प्रशांत महासागर को आप ये भी याद रख सकते हैं। या अटलांटिक नहीं है तो आंध्र महासागर भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो बताइए पनामा नहर किसको जोड़ती है? प्रशांत महासागर को, आंध्र महासागर को। बिल्कुल। आइए, माउंट एटना है, तो मतलब माउंट एटना जो है वो क्या है? तो याद रखिएगा कि माउंट एटना जो है यह एक ज्वालामुखी है। माउंट एटना क्या है? एक ज्वालामुखी है। अब जो है आपका अगला प्रश्न है, हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है तो शिवालिक है। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश कौन सा है? तो शिवालिक है। अब जो आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा रबर का जो उत्पादन होता है वो किस राज्य में होता है? तो केरल में होता है, ठीक है। कहाँ होता है? केरल में होता है। अगला जो प्रश्न है आपका, आम्रवर्षा है तो बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में
होने वाली वर्षा यानी कि आम्र वर्षा किसको कहते हैं? तो जो मार्च और अप्रैल में जो वर्षा होती है उसको ही हम लोग आम्र वर्षा कहते हैं। और देखिए क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, आम के महीना में मार्च अप्रैल रहता है और उस समय जो वर्षा होगा तो हम लोग कहते हैं ना कि आम पर जो पड़ेगा तो आम का डाल मजबूत होगा, हम लोग बोलते हैं ना। इसलिए याद रखिएगा कि आम्र वर्षा जो है वो कौन है? तो बिहार और बंगाल के क्षेत्र में जो मार्च और अप्रैल में वर्षा होता है ना उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? तो आम्र वर्षा कहेंगे। बात क्लियर हो गया? चलिए अब आपका अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट क्या है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल है, इस मिलन स्थल को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, इस मिलन स्थल को हम लोग नीलगिरी कहते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को क्या कहते हैं? नीलगिरी कहते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो नीलगिरी कहते हैं। ठीक है, अब जो आपका अगला प्रश्न है, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। कहने का मतलब यह है कि भारत को जितनी जरूरत है उससे ज्यादा उत्पादन करता है क्या चीज का? तो चाय का। याद रखिएगा, क्या चीज का? चाय का। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर आवश्यकता कम है फिर भी यदि ज्यादा उपजाता है तो इसका मतलब है कि वो करता क्या होगा? गड्ढा में फेंक देता होगा? नहीं। तो क्या करता होगा? आयात करता, वो निर्यात करता होगा, निर्यात का मतलब वो भेजता होगा। ठीक है, तो बताइए कि भारत अपनी जरूरत से अधिक क्या चीज उपजाता है? चाय का उत्पादन करता है। ठीक है, प्रश्न समझ में आया? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? देखिए प्रश्न है, पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियां कौन सी है? तो याद रखिएगा, पश्चिम की ओर जो प्रभावित होने वाली नदियां हैं वह आपको पहला और दूसरा यानी कि नर्मदा नदी है, और वहीं बात करें तो ये ताप्ती नदी है। कौन कौन सी नदी है? नर्मदा और ताप्ती नदी है। और इसका एक ट्रिक याद रखिएगा, तान मास यानी कि ताप्ती नदी है, नर्मदा नदी है, और इसके बाद जो है माँ से जो है आपको माही नदी होगा, जो कि यहाँ पर हम नोट कर दिए हैं, लिख दिए हैं, और सौ से आपको साबरमती। तो ट्रिक क्या याद रखिएगा? तान मास यानी कि ता से ताप्ती नदी हो गया, नौ से नर्मदा नदी हो गया, और माँ से आपको माही नदी, और सौ से साबरमती। यानी कि पश्चिम की ओर कौन कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही नदी और साबरमती नदी। ठीक है, तो तान मास याद रखिएगा। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है, आइए अब आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? तो नागपुर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? नागपुर में है। और नागपुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। याद रखिएगा, नागपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। तो बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है यह 1885 में की गई। याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1885 में की गई है, और बम्बई में की गई है। कहाँ पर की गई है? बम्बई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात हो रही है, कब की गई है? तो 1885 में। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 में हुई। बात समझ गए? अब आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना 1942 यानी कि 1942 ईस्वी में हुई है। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना कब हुई है? 1942 ईस्वी में हुई है। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। ये तीनों व्यक्तियों को एक ही दिन एक ही टाइम पर फांसी दी गई थी। याद रखिएगा, 23 मार्च 1931 ईस्वी को। कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। अब आपका अगला प्रश्न है, लंदन में है ना, जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? उधम सिंह। क्या है? उधम सिंह है। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी से संबंधित है। प्रश्न है आपका कि स्वराज पार्टी का गठन डॉट की असफलता के बाद हुआ। यानी कि स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ है वो किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ है? तो याद रखिएगा, स्वराज पार्टी का गठन जो है असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ है। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है, स्वराज पार्टी का स्थापना या गठन पूछे कि किस आंदोलन के असफल हो जाने से हुआ है? तो असहयोग आंदोलन के असफल हो जाने से हुआ है। तो बताएंगे आप लोग कि असहयोग आंदोलन कब हुआ है? 1930 ईस्वी में। कब हुआ है? 1930 ईस्वी में हुआ है। आपका अगला प्रश्न है,
अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ था, याद रखिएगा, अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन कहे या सम्मेलन कहे, कब हुआ था? 1919। कभी कभी इसका आंसर 1920 भी दे देता है, तो आप लोग याद रखिएगा, 19-20 रहेगा तो ठीक है। तो कहता है उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का जो अध्यक्ष चुना गया था वो महात्मा गांधी को चुना गया था, ठीक है। आइए आपका अगला प्रश्न है, अधिकतम नरमपंथी नेता जो थे वो किस क्षेत्र के थे? तो याद रखिएगा, नरम दिमाग का व्यक्ति कहाँ का रहता है? शहर का रहता है। कहाँ का रहता है? शहर का। इसलिए याद रखिएगा कि अधिकतर नरमपंथी नेता जो थे वो किस क्षेत्र से थे? शहर से, शहरी क्षेत्रों से थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र रहा है। कहता है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ है बिहार में, कहाँ पर? बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जुलाई 1858 तक वो केंद्र जो रहा है, वो मतलब प्रश्न थोड़ा सा घुमाया है। सबसे पहले हम आपको पूछते हैं कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? वीर कुंवर सिंह। वो भी आपका सही है। तो वीर कुंवर सिंह जो था वो कहाँ से नेतृत्व किया था? बिहार में जगह का नाम बताइए। नहीं, पटना से भी था, बिहार में जगदीशपुर से था। वो कहाँ से था? जगदीशपुर से। तो वो पूछ रहा है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो 15 जुलाई से लेकर के 20 जनवरी तक रहा था। पहले ये चीज याद रखिएगा। वहां जो हुआ है आपको वहां जगदीशपुर में 15 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक रहा है, ठीक है। तो कहता है कि ये आपको जो कांड हुआ, ये जो विद्रोह हुआ है वो कहाँ पर हुआ था? इसका केंद्र कौन सा था? तो जगदीशपुर। और जगदीशपुर से कौन था? बाबू वीर कुंवर सिंह। बाबू वीर कुंवर सिंह। अगला आपका प्रश्न है, होज विद्रोह, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। होज विद्रोह जो हुआ था वो आपको कब हुआ था? तो 1820 से 21 के दौरान। होज विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था? 1820 से 1821 के दौरान हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, पुरुष जीन संगठन है, मतलब पुरुष में कौन कौन सा जो है आपको जीन पाया जाता है? गुणसूत्र बताइए। एक्स और वाई दोनों। पुरुष में कौन सा पाया जाता है? एक्स और वाई दोनों पाया जाता है, ठीक है। पुरुष में जो है एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र पाया जाता है। वहीं अगर महिला की बात करें तो एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण जिसको अंग्रेजी में हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं, तो कहता है प्रकाश संश्लेषण होता है कब? दिन में या रात में? तो केवल दिन में, याद रखिएगा। रात को नहीं होता है क्योंकि रात को सूर्य का प्रकाश अवेलेबल नहीं होता है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? तो बताइए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए, O2 का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। N2 का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन। N2 का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन। वही अगर CO की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन। तो CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। अब जो आपका अगला प्रश्न है वो है, जीव विकास को या जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो याद रखिएगा, जीव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था, ठीक है। जीव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था? लैमार्क ने समझाया था, ठीक है। तो बताइए कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम जो होता है वह कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है? याद रखिएगा, पानी का घनत्व अधिकतम जो होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। आइए, आपका अगला प्रश्न है, किस धातु से बनाया मिश्र धातु? किस धातु से बनाया मिश्र धातु? और याद रखिएगा, मिश्र धातु को अंग्रेजी में एलॉय कहते हैं। क्या कहते हैं? एलॉय कहते हैं। तो किस धातु से बनाया मिश्र धातु? हवाई जहाज। क्या चीज? हवाई जहाज और रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है। बस देखिए, सिंपल वे में बस इतना समझिए कि हवाई जहाज जो ऊपर जाता है तो हल्का होना चाहिए कि भारी होना चाहिए? हल्का। तो इसलिए आप बताइए कि आप किन किन बर्तनों का यूज करते हैं? स्टील का, एल्यूमिनियम का। हल्का कौन होता है? स्टील। एल्यूमिनियम हल्का होता है। एक बाल्टी नहीं होता है एल्यूमिनियम का, बिल्कुल हल्का रहता है। लोग सब दूध धोने के लिए वही बाल्टी खरीदता है खासतौर पर, तो वो बिल्कुल हल्का होता है। तो वही याद रखिएगा कि एल्यूमिनियम का ही आपको भाग रहता है किसमें? हेलीकॉप्टर में, यानी कि हवाई जहाज में।
ठीक है। तो वही कहता है कि किस धातु से बना है मिश्र धातु? हवाई जहाज और रेल के डिब्बों में पुर्जों का मतलब होता है उसका पार्ट, छोटा पार्ट। हाँ बिल्कुल। तो डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है तो एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम का संकेत क्या होता है? एल होता है। वही लोहा का बात करें तो Fe, तांबा का बात करें तो कॉपर। आइए अब आपका अगला प्रश्न है, किस गैस को अशुरु गैस की तरह काम में लेते हैं? किस गैस को अशुरु गैस की तरह काम में लेते हैं? तो SO2। अशुरु गैस की तरह जो काम में लेते हैं किस गैस को? SO2। हाँ बिल्कुल। SO2 का मतलब होता है सल्फर डाइऑक्साइड, याद रखिएगा। जैसे ही दो है इसका मतलब डाई। ये तो याद है ना, ठीक है। और जब एक रहेगा तो मोनो। तो बताइए कि अशुरु गैस की तरह जो काम करता है वो सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है। अशुरु गैस की तरह जो काम करता है वो SO2 काम करता है, और SO2 को हम लोग क्या कहते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। अब आपका अगला प्रश्न है कि प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानतः है। तो प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी कि अगर हम सिंपल वे में कहें तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में वह 3 लाख किलोमीटर जाता है। क्या चीज? तो प्रकाश, यानी कि लाइट। क्या चीज? लाइट। तो बताइए प्रकाश जो है उसका वेग क्या है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। वही अगर हम बात करें मीटर में तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बात समझ गए? आंसर जो है आप कंफ्यूजन में आ गए होंगे, लेकिन कंफ्यूजन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किलोमीटर में रहे आंसर तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड मानेंगे, ठीक है। लेकिन वही अगर हम बात करें मीटर प्रति सेकंड में तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, याद रखेगा प्रकाश का चाल। लेकिन एक चीज यहाँ पर जो दिया हुआ है यह आपको बहुत फंसाया होगा, लिखा है शून्य अवकाश। शून्य अवकाश का मतलब क्या होता है? निर्वात जिसको हम लोग कहते हैं ना, उसको ही हम लोग शून्य अवकाश कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। चलिए आगे जो प्रश्न है आंतों से संबंधित है। आंतों के रोगी के निदान में निम्नलिखित किरणों का प्रयोग किया जाता है। मतलब आंतों के जो रोगी होते हैं, है ना, उसके निदान में किस किरण का प्रयोग किया जाता है? तो एक्स किरण का। किस किरण का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरण का। अगर आपको नहीं समझ में आता ऐसे समझिए, अगर आपके आंत में कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको देखने के लिए डॉक्टर कहते हैं कि एक्सरे करो इसको। तो एक्सरे का ही हिंदी होता है एक्स किरण। क्या होता है? एक्स किरण। आइए अब आपका अगला प्रश्न है, फ्यूज जो है वह किस सिद्धांत पर काम करता है? तो याद रखिएगा विद्युत का उष्मीय प्रभाव पर। फ्यूज जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत का उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस। शुष्क बर्फ है तो शुष्क बर्फ का जो उदाहरण है वो क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ का उदाहरण क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। बात समझ गए? चलिए अब आपका अगला प्रश्न है, चलिए दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लाते हैं। देखिए दूरदृष्टि जब किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसको हम कौन सा लेंस का यूज करते हैं? तो याद रखिएगा दूरदृष्टि में हम लोग उत्तल लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। और दूरदृष्टि में क्या होता है कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती है लेकिन स्पष्ट नहीं दिखती है, ठीक है। इसमें ठीक उल्टा संबंध होता है। आइए आपका अगला प्रश्न है, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा? तो देखिए दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा? तो यह नहीं देख सकते हैं। कहने का मतलब दोपहर के 12 बजे जो है इंद्रधनुष को हम नहीं देख सकते हैं। और याद रखिए कि इंद्रधनुष कभी भी अगर निकलता है तो सूरज जिधर निकलता है उसके ठीक विपरीत दिशा में, यानी कि उल्टा। तो उल्टा किधर निकलेगा? पश्चिम में। लेकिन यहाँ तो दे दिया था दोपहर, तो दोपहर में मान के चलिए दोपहर में जो है सो आपको अगर होगा तो दोपहर में ऊपर होगा, ठीक है। तो इसलिए कहने का मतलब बस इतना याद रखिए कि दोपहर यदि 12 बजे है तो इंद्रधनुष कहाँ दिखेगा? तो कहीं नहीं दिखेगा। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में आप किस दर्पण का यूज करते हैं? अवतल दर्पण का यूज करते हैं। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का यूज करते हैं? अवतल दर्पण का यूज करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, धोने का सोडा जिसको अंग्रेजी में हम लोग वॉशिंग सोडा कहते हैं, ठीक है। धोने का सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो है Na2CO3। क्या है? Na2CO3। अब आपका जो अगला प्रश्न है 43, 44, 45
46, 47 यह आपको मैथमेटिक्स है, जिसको हम लोग छोड़ करके जीके पर चलते हैं। तो आइए आपका अगला प्रश्न है, भारत सरकार के द्वारा समुदाय विकास योजनाओं की शुरुआत की गई 2 अक्टूबर 1952 को याद रखिएगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत सरकार के द्वारा समुदाय विकास योजनाओं की शुरुआत कब की गई? बताइए कौन सा योजना है? कौन सा योजना है? समुदाय विकास योजना। कौन सा योजना है? समुदाय विकास योजना। और यह जो है समुदाय विकास योजना कब शुरू किया गया? तो 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को। कब शुरू किया गया है? 2 अक्टूबर 1952 को। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया तो राजस्थान में, है ना। पंचायती राज प्रथम जो प्रवर्तित किया गया है वो कहाँ किया गया है? राजस्थान में। और बताएंगे कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। आइए आपका जो अगला प्रश्न है, भारत में संघीय वित्त यानी कि फेडरल फाइनेंस का संबंध जो है वो किससे है? तो राज्य और केंद्रों के बीच वित्त से है। किससे संबंध है? राज्य और केंद्रों के बीच। अब जो आपका अगला प्रश्न है वो भूमि सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। कहता है कि भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत आता है। भूमि सुधार इसका डॉट के विषयों के अंतर्गत आता है, मतलब कि भूमि सुधार जो है ना वो किस विषय के अंतर्गत आता है, यानी कि संघ सूची या राज्य सूची या समवर्ती सूची। बताइए तो क्या है ऑप्शन? राज्य सूची। तीनों ऑप्शन बताइए। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो कहने का मतलब पूछ रहा है आपसे कि किस सूची में भूमि सुधार कार्यक्रम आता है। तो ये प्रश्न एक दिन और बताए थे कि भूमि पर जो टैक्स लेता है वो कौन लेता है? राज्य सरकार। राज्य सरकार के बारे में बताए थे, जो मुख्यमंत्री लेता है, जैसे कि अभी नीतीश कुमार लेता है। कौन लेता है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। तो इसका आंसर, राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको राज्य सूची। यानी कि याद रखिएगा कि भूमि सुधार जो है वो किस विषय के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत। और यहीं पर प्रश्न पूछ देता है कि भू राजस्व कर किसके द्वारा लगाया जाता है? राज्य सरकार। तो राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से मुद्रा नीति, जिसको हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी भी कह सकते हैं, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी भी कह सकते हैं, इसका प्रधान लक्ष्य क्या है? तो मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। क्या है? मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। तो बताइए कि सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। आइए आपका अगला प्रश्न है, कृषि में युग्म पैदावार, युग्म का मतलब क्या होता है बताइए? जोड़ा। युग्म का मतलब जोड़ा। तो कृषि में देखिए, खेती बाड़ी जो करते हैं ना उसमें हम लोग एक ही खेत में दो को फसल करते हैं। जैसे कि बताइए कोई फसल का नाम। में जैसे कि मसूर में 2 फसल करते हैं। क्या करते हैं बोलते बताइए? मसूर में तीसी कर देते हैं। सही बात बताइए आप, मसूर में तीसी डाल देते हैं। तो वही बात कहता है कि कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या है, मतलब अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है एक ही साथ 2 फसल उगाना। एक ही साथ 2 फसल उगाना, उसी को हम लोग कहते हैं युग्म पैदावार। क्या कहते हैं? युग्म पैदावार। अब आपका अगला प्रश्न है, जननांकी, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं डेमोग्राफी। क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। जननांकी में लिंग अनुपात संदर्भ है। तो इसका अंग्रेजी क्या होता है? जननांकी क्या होता है? देश पहले फटाफट से। डेमोग्राफी। क्या होगा? डेमोग्राफी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं के अनुपात से। प्रति 1000 पुरुष के साथ महिलाओं के अनुपात से। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा छापी जाती है। मुद्रा मतलब पैसा होता है। भारत में जो पैसा छापी जाती है वो नासिक प्रिंटिंग प्रेस में, याद रखिएगा कि भारत में जो मुद्रा छापी जाती है पैसा, वो कहाँ से छापी जाती है? तो नासिक प्रिंटिंग प्रेस से। कहाँ से? बिल्कुल, नासिक प्रिंटिंग प्रेस से। और नासिक कहाँ है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र, कौन सा केंद्र है? पहला पनबिजली शक्ति केंद्र का प्रारंभ जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो शिव समुद्रम में, है ना। और वैसे पन से याद रखिए पानी, या पानी से बिजली जो बनेगा तो सबसे पहले कहाँ पर बनेगा? तो शिव समुद्रम में। शिव, देखिए शिव भगवान को जो हम लोग पूजा करते हैं तो क्या चीज से? पानी से पूजा करते हैं। तो इसलिए भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र जो प्रारंभ हुआ था वो कहाँ पर? तो शिव समुद्रम में। और शिव समुद्रम कहाँ है? तो याद रखिएगा आपको नहीं, शिव समुद्रम जो है आपको, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको शिव समुद्रम कहाँ है? तो याद रखिएगा कि कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। आइए, दुर्लभ मुद्रा, है ना, जिसको हार्ड करेंसी कहते हैं। दुर्लभ मुद्रा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हार्ड करेंसी कहते हैं। तो दुर्लभ मुद्रा का आशय क्या है? तो ऐसी मुद्रा जो विकसित देशों में
जो विकसित देशों का मुद्रा है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। जैसे कि विकसित देश में अमेरिका आता है ना, तो अमेरिका का जो मुद्रा है वो अपने सबके लिए कौन सा मुद्रा होगा, दुर्लभ, क्योंकि वो अमेरिका का डॉलर जो है तो सबको आसानी से नहीं ना मिल जाएगा, तो इसलिए सुलभ हुआ कि दुर्लभ हुआ, दुर्लभ हुआ। तो दुर्लभ मुद्रा किसे कहेंगे बताइए, दुर्लभ मुद्रा जो विकसित देशों की मुद्रा है उसको हम लोग कहेंगे दुर्लभ मुद्रा। बात समझ गए। अब आपका अगला प्रश्न है नाबार्ड। नाबार्ड जो है सो उधार देता है, कहता है कि नाबार्ड उधार देता है तो कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को, कृषि एवं ग्रामीण बैंक, नाबार्ड किसको उधार देता है, तो कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को, कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को। नाबार्ड किसको उधार देता है, कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को देता है। अगला प्रश्न है WTO अस्तित्व में कब आया, तो याद रखिएगा WTO जो है जनवरी 1995 में अस्तित्व में आया। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए। W से हो गया आपको वर्ल्ड, T से ट्रेड और O से ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि WTO अस्तित्व में कब आया, तो जनवरी 1995 ईस्वी में। चलिए आपका अगला प्रश्न है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को, है ना, जिसे ग्रामीण बैंक के नाम से भी हम जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक बोलते हैं ना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वही बात है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को हम लोग ग्रामीण बैंकों के नाम से जानते हैं। तो कहता है कि वर्गीकृत है, मतलब इसको जो बांटा गया है तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से, किससे बांटा गया है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से। आइए आपका अगला प्रश्न है योजना आयोग से संबंधित है। योजना आयोग है तो योजना आयोग जो है वो क्या है, तो एक असंवैधानिक निकाय है। योजना आयोग जो है हम लोग का वो कौन सा निकाय है, तो असंवैधानिक निकाय है, असंवैधानिक है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है राजा खारबेल का नाम जुड़ा है। राजा खारबेल का नाम जो है वो किसके साथ जुड़ा है, तो याद रखिएगा कि हाथी गुम्फा लेख के साथ। किसके साथ, हाथी गुम्फा लेख के साथ। बात समझ में आ रहा है, हाथी गुम्फा लेख के साथ। बताइए कि राजा खारबेल का नाम जो है ना वो किससे जुड़ा हुआ है, तो हाथी गुम्फा लेख के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पृथ्वीराज रासो जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है, तो पृथ्वीराज रासो जो है चंदवर दाई के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय। अगर आपसे पूछे कि कृष्णदेव राय जो है वो किस नगर के राजा थे, विजयनगर के। गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़े थे, यानी कि याद रखिएगा कि गोलकुंडा का युद्ध जो हुआ था वो कृष्णदेव राय के साथ और कुली कुतुब शाह के साथ। किसके साथ है, कुली कुतुब शाह के साथ और कृष्णदेव राय के साथ। देखिए गोलकुंडा है ना, तो देखिए गोलकुंडा है, गोलकुंडा का जो लड़ाई हुआ है यह लड़ाई आपको कौन से कृष्णदेव राय के साथ और कौन से कुली कुतुब शाह के साथ हुआ था। और बताइए कृष्णदेव राय जो थे वो किस नगर के राजा थे, विजयनगर के राजा। किस नगर के राजा थे, विजयनगर के। चलिए अगला प्रश्न है मसनवीस जो बाबर के द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है ना, मसनवीस जो कि किसके द्वारा कानून बनाया गया है, तो बाबर के द्वारा जो बनाया गया है मुस्लिम कानून के नियमों का जो संग्रह है उसका क्या नाम है, तो मुबाइन। क्या नाम है, मुबाइन। तो मुबाइन क्या है, तो याद रखिएगा कि बाबर के द्वारा जो कुछ मुस्लिम के मतलब मुस्लिम के लिए जो कुछ कानून नियम कानून जो बनाया गया है और उस सबको एक जगह जो इकट्ठा करके रखा गया उसको क्या कहा गया है, तो मुबाइन। क्या कहा गया है, मुबाइन कहा गया है। चलिए रानी पद्मिनी, ये प्रश्न पढ़े थे आप लोग। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। ठीक है, चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। तो कह रहा है कि उसके पति का क्या नाम है, ये प्रश्न आप लोग खूब अच्छा से समझाए थे, याद होगा। रानी पद्मिनी है कि रानी पद्मिनी के पति का क्या नाम है, तो राणा रतन सिंह है। ठीक है। आइए आपका अगला प्रश्न है 1921 में मोपला विद्रोह। तो पहले आप ये याद रखिएगा कि मोपला विद्रोह जो हुआ है वो कब हुआ है, तो 1921 में हुआ है। कह रहा कि जो किस शाखा थी, मतलब किस आंदोलन की शाखा थी, तो खिलाफत आंदोलन की। मोपला विद्रोह जो है वो किस आंदोलन की शाखा थी, खिलाफत आंदोलन का। बताइए कि मोपला विद्रोह कब हुआ था, 1921 में। 1921 में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, 1920 में। 1920। ठीक है, इसका आंसर कभी कभी 1920 भी रहता है, 2021 भी रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है 6 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है वह आपको भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा जो है, भारत छोड़ो आंदोलन जो था ना उसके समिति का क्या था,
तो अध्यक्ष था। क्या था? अध्यक्ष। अध्यक्ष था। कौन था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? देखिए, फ्रंटियर गांधी के नाम से जो हम जानते हैं वो किनको जानते हैं? तो अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं। किनको जानते हैं? अब्दुल गफ्फार खान को। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1923 ईस्वी के बनारस हिंदू महासभा, कौन सा सभा है? बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता, बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? स्वामी श्रद्धानंद ने किया। किसने किया है? स्वामी श्रद्धानंद ने किया है। आपका अगला प्रश्न है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी, क्या है? दुर्गेश नंदिनी। दुर्गेश नंदिनी जो है वह किनके द्वारा लिखा गया? तो याद रखिएगा कि यह दुर्गेश नंदिनी सबसे पहले यह एक उपन्यास है और इनके लेखक जो है बंकिम चंद्र चटर्जी जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। दुर्गेश नंदिनी क्या है? तो एक उपन्यास है और इस उपन्यास के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, मतलब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुआ था वो किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। इसलिए कहा गया कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा था? तो गुप्त काल था या गुप्त युग था। ठीक है। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों को की 1942 ईस्वी में धरपकड़, क्या है? धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम जो प्रभावित थे वह कौन से जिला प्रभावित थे? बताना है आपको। पटना जिला जो है वह सबसे अधिक प्रभावित था। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं, मतलब ताम्रपत्र का मतलब क्या होता है? तांबे का पत्र। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का जो संपर्क था वह जावा सुमात्रा से था। किससे था? जावा सुमात्रा से था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र से संबंधित है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का क्या नाम है? तो याद रखिएगा, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का जो नाम है वो धर्मपाल है। क्या नाम है? धर्मपाल है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के प्रभाव के कारण वर्ष 2020 से 21 में बिहार की अर्थव्यवस्था के वृद्धि दर का तर्कसंगत अनुमान क्या रहा है? तो -18.2%। यानी कि बिहार में जब कोरोना वायरस आया था तो वृद्धि कितना हुआ था? तो याद रखिएगा कि वृद्धि क्या हुआ? माइनस में ही चला गया। और माइनस में कितना गया? तो -18.2%। अगला प्रश्न है, 6 अगस्त 2021 को हुए बिहार राज्य कैबिनेट की बैठक के फैसले के अनुसार सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसको कितना मुआवजा उसके बदले में दिया गया? तो 5 लाख। कितना दिया गया? 5 लाख। अगला प्रश्न है आपका, वैश्विक भूख रिपोर्ट 2020 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। ये तीनों सही है, याद रखिएगा। और इस तीनों को हमको समझना भी होगा। तो आइए चलते हैं ऑप्शन पर। पहला, जैसे कि आप देख रहे हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में 117 देशों की सूची में 27.2 स्कोर के साथ भारत का रैंक जो है 102वां था। ठीक है। अगला है, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत की 14% जनसंख्या अल्प पोषित है। तीसरा है, भारत के 37.4% बच्चों की ऊंचाई उनकी आयु के अनुपात में बहुत कम है, अर्थात वह क्रोनिक अम्ल अल्प पोषण के शिकार हैं। आइए, आपका अगला प्रश्न है, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2020 के बारे में। ठीक है। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करके नीचे दिए गए कूटों का सही विकल्प आपको चुनना है। तो इसका जो सही आंसर है वो 1, 2, 3, 4, यानी कि 1, 2, 3 और 4। देखिए, यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट का तीसरा संस्करण है। इस रिपोर्ट में 26 विकसित और उभरती विकासशील अर्थव्यवस्थाएं 15 उद्योगों का विश्लेषण किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र को भविष्य के लिए रोजगार हेतु बाजार में निवेश हेतु प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है। रिपोर्ट में उद्योग 4.0 के प्रभावों पर चर्चा की गई है। बात समझ गए? ये करंट का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग जानते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। बाधित हो गया। चलिए, भारत की सबसे लंबी
रोपवे निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा सबसे बड़ी सबसे लंबी रोपवे जो है वह आपको गिरनार पर्वत पर अवस्थित है। और याद रखिएगा कि गिरनार पर्वत किस राज्य में है? तो देखिए गौ से गिरनार पर्वत है, गौ से गुजरात में, गुजरात में है, याद रखिएगा। वही ऑप्शन अगर हम ए की बात करें तो गुलमर्ग, याद रखिएगा गुलमर्ग गोंडेला किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। हरिद्वार कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। नैनीताल कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। आइए अगला प्रश्न है, किसान सूर्य उदय योजना, किसान सूर्य उदय योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है? तो गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। किसान है ना, किसान सूर्य उदय योजना जो है वो किस राज्य में प्रारंभ की गई है? तो गुजरात में शुरुआत की गई है। G20 समूह के वित्त मंत्रियों की ऑनलाइन बैठक नवंबर 2020 में संपन्न हुई, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने किया। यह बैठक निम्नलिखित में से किस देश की मेजबानी में संपन्न हुई थी? तो सऊदी अरब। ठीक है, किस देश की? सऊदी अरब। तो बताइए कि सऊदी अरब की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो इसके सऊदी अरब की मुद्रा को रियाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रियाल बोला जाता है। अगर रूस की बात करें तो रूस की मुद्रा को रूबल बोला जाता है। चलिए, देश में पूर्वोत्तर क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए शुरू किए गए मिशन पूर्वोत्तर के तहत किस क्षेत्र के विकास पर विशेष बल दिया गया है? तो स्टील, याद रखिएगा किसका? स्टील का। आगे है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई स्वनिधि योजना, कौन सी योजना है? स्वनिधि योजना समाज के किन वर्गों को आसान ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई है? तो रेहड़ी पटरी वाले विक्रेता। क्या है? रेहड़ी पटरी वाले विक्रेता। अब रेहड़ी पटरी नहीं समझे ना आप लोग, आपको पता है जैसे सब्जी बेचने के लिए ठेला पाता है उसको आप क्या बोलते हैं? रेहड़ी वाला। क्या कहते हैं? रेहड़ी। तो रेहड़ी का शुद्ध नाम क्या है? रेहड़ी। क्या है? रेहड़ी, है ना, क्योंकि वो जो है ना वो आपको गली जाता है बेचने के लिए, तो इसलिए याद रखिएगा स्ट्रीट वेंडर्स। वेंडर्स मतलब होता है विक्रेता, ठीक है। तो स्ट्रीट मतलब होता है गली, तो गली जो बेचता है ना तो वो कैसे बेचता है? वो एक ऐसा दुकान है जो गली में जाता है, जिसको रेहड़ी हम लोग आम भाषा में बोल देते हैं, लेकिन शुद्ध क्या होगा? तो रेहड़ी होगा। क्या होगा? रेहड़ी पटरी वाली विक्रेता, यानी कि स्ट्रीट वेंडर। बात समझ गए? आपका अगला प्रश्न है, किशोर बियानी के द्वारा स्थापित फ्यूचर ग्रुप, कौन ग्रुप है? फ्यूचर ग्रुप के अधिग्रहण किस कंपनी के द्वारा किए जाने के प्रस्ताव को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि कंपटीशन कमीशन ने अनुमोदन नवंबर 2020 में किया है। 2020 में किया है। तो रिलायंस रिटेल, कौन सा कंपनी है? रिलायंस रिटेल। आइए आपका अगला प्रश्न है, रुपे कार्ड का दूसरा चरण किस पड़ोसी देश में नवंबर 2020 में शुरू किया गया? तो भूटान में। कहाँ पर? भूटान। बताइए कि भूटान की राजधानी कहाँ है? भूटान थिम्पू। कहाँ है? थिम्पू है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, चीन में नई जनगणना का कार्य नवंबर 2020 में शुरू किया गया। चीन में नई जनगणना का कार्य कब शुरू किया गया है? तो नवंबर 2020 में शुरू किया गया है। वहां पर कौन सी जनगणना जो है वहां की कौन सी जनगणना है? तो वह 7वीं जनगणना है। कौन सी जनगणना है? 7वीं जनगणना है। भारत में 15वें वित्त आयोग ने अपनी फाइनल रिपोर्ट नवंबर 2020 में राष्ट्रपति को प्रस्तुत की है। रिपोर्ट के इस खंड में केंद्र और राज्यों के बीच 21 अवधि के लिए वित्तीय बंटवारे का सिफारिशें हैं। 2021 से लेकर के 2026। 2021 से लेकर के 2026। आइए आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी है जो अक्टूबर नवंबर 2020 में संपन्न IPL 13 की टाइटल प्रायोजक कंपनी था? ड्रीम टू। चलिए, निजी क्षेत्र के बैंक लक्ष्मी विलास बैंक का विलय निजी क्षेत्र के ही एक अन्य DBS इंडिया बैंक में करने का निर्णय सरकार ने किया है। यह DBS इंडिया बैंक किस देश के DBS बैंक की भारतीय इकाई है? तो याद रखिएगा सिंगापुर। किस देश का? सिंगापुर का। आइए आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो RCEP समझौते में शामिल नहीं है? और ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न ये कहा जा सकता है। RCEP क्या है? RCEP में कौन कौन शामिल है तो उसको हम लोग जान लेंगे। जैसे कि चीन शामिल है, देखिए C से चीन हो गया, ठीक है। और इसके बाद आप जो है ई से
यहाँ नहीं स्पष्ट हो रहा है, लेकिन छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, याद कर लीजिए। आर से कुछ और होता होगा, जो कुछ भी होता होगा RCEP में जो शामिल है वो कौन कौन है? देखिए, चीन है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड। बताइए क्या सब है? चीन है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। बोलिए फिर से। चीन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। चीन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये सब किस में शामिल है? RCEP में। किस में शामिल है? RCEP में। अगला प्रश्न है, 201 मेगावाट की लोहड़ी जल विद्युत परियोजना के पहले चरण के लिए मंजूरी सरकार ने नवंबर 2020 में प्रदान की। यह परियोजना किस नदी पर स्थापित की जाएगी? तो सतलज नदी पर। किस नदी पर? सतलज नदी पर। सतलज नदी पर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश है? क्या है प्रश्न बोले तो? निम्नलिखित में से कौन सा देश है? कौन सा देश है जो नवंबर 2020 में पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते से हट गया? तो अमेरिका। कौन सा देश है? अमेरिका। अमेरिका है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हस्ती सीन कॉनरी का निधन अक्टूबर 2020 में हुआ है ना। सीन कॉनरी का निधन कब हुआ है? तो अक्टूबर 2020 में हुआ है। सीन कॉनरी ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी? तो अभिनय के क्षेत्र में। अभिनय का मतलब क्या होता है? एक्टिंग। क्या होता है? एक्टिंग। एक्टिंग के क्षेत्र में जो है वह प्रसिद्धि प्राप्त किया था। कौन प्राप्त किया था? तो सीन कॉनरी। अगला प्रश्न है आपका, एरोस्पेस और रक्षा उद्योग की द्विवार्षिक प्रदर्शनी एरो इंडिया 2021 का आयोजन फरवरी 2021 में किस शहर में होगा? तो बेंगलुरु में। बताइए, बेंगलुरु किस राज्य की राजधानी है? कर्नाटक की। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के द्वारा 29 मई 2021 को घोषित अनाथ बच्चों के लाभार्थ योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यानी कि अनाथ के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए, 1 नंबर जो ये भी सही है। कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चे को प्रधानमंत्री केयर्स फंड से मुफ्त शिक्षा, मतलब कि कोरोना वायरस में अगर किसी बच्चा का माँ बाप मर गया तो क्या हो गया? अनाथ हो गया, जिसको अंग्रेजी में ऑर्फेन कहते हैं। जब वो अनाथ हो गया तो मोदी एक योजना के तहत उनको मुफ्त शिक्षा और मुफ्त में इलाज की सुविधा दी थी। अगला जो है, मृतक मतलब कि जो मर गया, मृतक आश्रित अनाथ बच्चों को 18 वर्ष की आयु से 5 वर्ष तक की मासिक भत्ता। कहने का मतलब 18 वर्ष की आयु से 5 वर्ष तक, मतलब 18 वर्ष में 5 जोड़िए, यानी कि 23 वर्ष तक जो है उसको क्या दिया जाने लगा? मासिक भत्ता। मासिक भत्ता का मतलब क्या होता है? मतलब महीने महीने उसके खाते में पैसा भेजा जाने लगा। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस में जब वह क्या हो गया? अनाथ हो गया। आगे जो है, मृतक आश्रित अनाथ बच्चों को 23 वर्ष की आयु में एक मुश्त 10 लाख रुपए मिलेंगे। बताइए, प्रधानमंत्री कौन कौन सा काम किए हैं कि यदि मृतक आश्रित अनाथ है तो 23 वर्ष की आयु में उसको एक मुश्त, मतलब एक मुट्ठे नहीं बोलते हम लोग, एक मुट्ठे, तो वहां एक मुट्ठे जो बोलते हैं वो सही क्या होगा? एक मुश्त होगा। क्या होगा? एक मुश्त 10 लाख रुपए मिलेंगे। इसके बाद जो है आपका, आयुष्मान भारत योजना के तहत ऐसे बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। ये तो आपके घर में भी नहीं, अगल बगल में भी बहुत सारा इसका लाभ मिला है। मेरे घर में भी मिला है इसका लाभ 5 लाख का। इस तरह से आपको 1, 2 और 3 तथा 4 भी सही है। 97 में है, मई 2021 के मध्य में भारत के पश्चिमी तट में आए चक्रवाती तूफान ताउते से किस समूह के राज्य प्रभावित हुए हैं? तो केरल, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात। अब आपका अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह पर एक रोवर को लैंड कराने वाला विश्व का दूसरा देश कौन सा है? तो चीन है। कौन सा देश है? चीन। बताइए, चीन की राजधानी कहाँ है? चीन की राजधानी बीजिंग। कहाँ है? और आपका जो सेकेंड लास्ट प्रश्न है, सुपर फ्लावर ब्लड मून। क्या है? सुपर फ्लावर ब्लड मून के नाम से जाने जाने वाला चंद्र ग्रहण कब दिखाई दिया? तो 26 मई 2021 को। कब? 26 मई 2021 को। कौन सा? तो सुपर फ्लावर ब्लड मून बताएंगे जरा। सुपर फ्लावर ब्लड मून के नाम से जो चंद्र ग्रहण को जाना गया है वो कब जो लगा था चंद्र ग्रहण? तो 26 मई 2021 को जो लगा था उसको कहा गया क्या कहा गया? सुपर फ्लावर ब्लड मून। क्या कहा गया? सुपर फ्लावर ब्लड मून कहा गया है। और आज का जो लास्ट प्रश्न है, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस तथा
येलो फंगस बीमारी किस संक्रमण से संबंधित है? तो याद रखिए